चलिए तब रिकॉर्डिंग ऑन करके हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे एनिमल टिश्यू को बोलेंगे जो सरफेस लाइनिंग के ऊपर पाया जाता हो। ठीक है, सरफेस के ऊपर, आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर। और ये किसी ऑर्गेनिज्म के आउटर मोस्ट कवरिंग पे हो सकता है, किसी ऑर्गन के आउटर मोस्ट कवरिंग पे हो सकता है, या फिर अगर ये हॉलो ऑर्गन में रहे तो ये अपर और लोअर दोनों सरफेस पे पाया जा सकता है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। अब ये लाइनिंग ऊपर का लाइनिंग हो चाहे अंदर का लाइनिंग हो, यही इसका लोकेशन होगा एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा चीज, अगर ये अपर मोस्ट सरफेस पे पाया जा रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा? ये होगा प्रोटेक्टिव नेचर का। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से निकालेंगे। जनरली हम लोग इसी प्रकार से स्टडी करेंगे कि उसी पॉइंट का अगला पॉइंट डेरिवेशन हो। ठीक है, क्लियर? अगर प्रोटेक्टिव नेचर का है तो प्रोटेक्टिव नेचर का रहेगा तो इसके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो टाइटली पैक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट एक दूसरे से लिंक्ड हमें मिल गए। अपर मोस्ट पे है पहला पॉइंट, अपर मोस्ट पे है तो ये प्रोटेक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव है तो इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू तक डायरेक्ट लाइनिंग का मतलब क्या होता है? लाइनिंग का मतलब यही हो गया लाइनिंग। जैसे अगर किसी घर का बाउंड्री भी करवा रहे हो तो एक लाइनिंग देते हैं ना। कहीं बाबूजी खेत खरीदे हैं तो उसका एक लाइनिंग करवा दिया था, बाउंड्री करवा दिया, चलो घर बाद में बनाएंगे, कम से कम बाउंड्री करके रख लेते हैं। यही हो गया लाइनिंग। जैसे किसी बॉडी का डायग्राम अगर बना रहे हैं कोई आदमी का, ठीक है, तो अगर आदमी का ही डायग्राम बना रहे हैं तो इसका आउटर मोस्ट सरफेस यही हो गया इसका लाइनिंग। एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हो गया बाहर का लाइनिंग, ये हो गया अंदर का लाइनिंग, यही है लाइनिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद जो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है यहां तक ब्लड का डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? ब्लड का डायरेक्ट सप्लाई नहीं होने का क्या मतलब हो गया? तो हमारे स्किन को अगर देखा जाए तो ये एक एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू का। तो यहां तक ब्लड का डायरेक्ट सप्लाई नहीं है, ब्लड है लेकिन इसके नीचे तक है, यहां तक एकदम से ब्लड नहीं आता। नहीं तो जैसे हमारा पसीना पर से चूते रहता है ना, कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पसीना लग जाता है, ऐसे ही गंजी पहनते हैं हम लोग व्हाइट व्हाइट वाला, और खोलते तो लाल लाल होकर के निकलता वो। ठीक है, डेडपुल की तरह, समझे? तो यहां तक डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं होता। दूसरा चीज, यहां तक डायरेक्ट नर्वस टिश्यू का भी कनेक्शन नहीं होता है, न्यूरॉन्स का भी डायरेक्ट कनेक्शन यहां पे नहीं आता। न्यूरॉन एक लेयर थोड़ा सा नीचे तक ही रहता है, क्योंकि अगर न्यूरॉन का डायरेक्ट कनेक्शन यहां तक होता तो हमारा बॉडी सरफेस इतना अधिक सेंसिटिव हो जाता कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एज फॉर एग्जाम्पल, कभी देखते होंगे अगर कहीं स्किन हमारा थोड़ा सा छिला उला गया हल्का फुल्का, ठीक है, एकदम हल्का सा स्किन छिला जाए, इतना छिला कि ब्लड नहीं है, खाली ऊपर का लेयर ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अंदर से वाइट वाइट वाला स्किन आ रहा है, क्योंकि हम लोग गोरे नहीं हैं ऊपर का स्किन वाइट नहीं है, जब थोड़ा सा छिला जाएगा ना तो अंदर से वाइट वाइट वाला स्किन निकलेगा, वो काफी सेंसिटिव होता है। वहां पे अगर डायरेक्ट पानी भी जाएगा ना, कभी नल टैप के आगे उसको खोल के रखिए तो एक झंझनाहट महसूस होगी। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि वहां पे आप गलती से नमक या मिर्ची पाउडर लग जाए, तब तो एक असीम आनंद की अनुभूति होगी आपको। ठीक है, समझ में आ गया बात? मजा आ जाएगा। इसलिए वहां तक डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई डायरेक्ट न्यूरॉन का सप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इट लाइज अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसके ऊपर रहता है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, पहले ये तो हम समझ लें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे एक जिलेटिनस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहने का मतलब सेल्यूलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेल के लिए, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर का चीज। ठीक है, यानी कि वो सेल्यूलर कंपोनेंट नहीं है, उसमें सेल जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? वो जिलेटिनस, जिलेटिनस मतलब स्टिकी नेचर का एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपोनेंट होता है,
और उसी के ऊपर कोई भी एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे तो सबसे पहले हमको एक एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तैयार करना है और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे सेल्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ऐसा बनाएं या फिर ऐसा बनाएं। ठीक है, या फिर एक तीसरे टाइप का ही बना देते हैं हम लोग, तो लगले हमारा एक डायग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ऊंचा ऊंचा पिलर जैसा अगर बना दें समझ रहे हो, तो इस प्रकार से डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का हम लोग सेल रिप्रेजेंट भी कर लिए, जो हमारा जाने वाला है अगला टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग 3 शेप का बात करेंगे और चौथा इसी के बाद हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग बना रहे थे ना नीचे में कि कोई भी कॉलमनार बनाए, चाहे स्क्वामस बनाए, चाहे क्यूबॉइडल बनाए, ये 3 शेप का हमारा सेल है। तो तीनों टाइप के सेल में सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन तैयार किए। यही है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है, तो ये एक जिलेटिनस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स लाइन में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, समझे यहां तक। ये हो गया कुछ जनरल प्रॉपर्टी एपिथेलियल टिश्यू का। जनरल प्रॉपर्टी अगर बात कर रहे हैं, जिलेटिनस मतलब स्टिकी नेचर का, जिलेटिनस मतलब स्टिकी नेचर का, चिपकने वाला, चिपचिपा। वेरी गुड धर्मराज, समझे यहां तक। तो ये जितना भी होगा ना एपिथेलियल टिश्यू, सब के बेस में क्या लगा हुआ रहेगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक चिपकने वाला चीज। ठीक है, यानी कि उसको ऊपर से किसी भी ऑर्गन के ऊपर हम लोग चिपका दें ऐसे, जैसे हमारा स्किन। ठीक है, हमारे ऊपर चिपका हुआ है, खाली लगल नहीं है, स्किन हम लोग पहने नहीं है, स्किन हमारे बॉडी के ऊपर चिपका हुआ है। ठीक है, ये चिपकाने के लिए जो मटेरियल है दैट इज जिलेटिनस मटेरियल, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। डन यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब यहां पे टाइप्स का बात करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। शेप के आधार पे कितने प्रकार का होता है और नेचर के आधार पे। तो पहले नेचर का हम लोग बात कर लेते हैं। अब जो शेप है ना, इसी शेप में नेचर हम लोग डालते चले जाएंगे। नेचर मतलब उसका फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव नेचर का, चाहे जो भी एपिथेलियल टिश्यू रहे सभी प्रोटेक्टिव नेचर के रहेंगे। कुछ एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेटिव नेचर का हो सकता है, मींस इट कैन सिक्रेट समथिंग। ठीक है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू जर्मिनेटिव नेचर के होते हैं, मींस इट कैन गिव राइज टू सम टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तब देखेंगे पार्ट वाइज। कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेटिव है, कौन सा प्रोटेक्टिव है, कौन सा जर्मिनेटिव है, कौन सा क्या है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग उसका लोकेशन भी तय करेंगे। लोकेशन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बताने के लिए 2-3 एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है टाइप्स वह है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस का मतलब फ्लैट, चपटा, यानी कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसके सेल कैसे हों, फ्लैट हों, चपटा चपटा, माने कि ऐसा लगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल चिपकाने के बाद ऊपर से मार हथौड़ा के उसको क्या कर दिया गया है, फ्लैट कर दिया गया है, चिपटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी इधर एकदम से चपटा जो है ना नहीं होता, थोड़ा सा एक हल्का सा मॉडिफिकेशन रहता है। बीच में क्या होता है, तो एक बल्जिंग दिखती है, एक उभार दिखता है। ठीक है, बीच बीच में उभार किसके प्रेजेंस की वजह से आ जाता है,
न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इसके बीच बीच में उभार दिखता है। ठीक है, उसको चपटा तो कर दिए हैं लेकिन न्यूक्लियस वह है थोड़ा सा बड़ा साइज का। ठीक है, इसकी वजह से बीच बीच में वो बल्जिंग दिखता है, उभार दिखता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। क्लियर। और ये जो व्यू हम लोग देख रहे हैं ना, ये कैसा व्यू है, तो ये साइड व्यू कहलाएगा। क्लियर, साइड से देखने में ऐसा लग रहा है। अब इसी को चाहे तो ऐसे घुमा करके फ्रंट व्यू भी करके देखा जा सकता है। क्लियर, जैसे ये हमारे फिंगर का साइड व्यू हुआ कि साइड से ऐसा दिख रहा है ना, ये हमारे पाम का साइड व्यू हुआ। अब इसी का हम लोग फ्रंट व्यू या फेस व्यू बोलते हैं, तो फेस व्यू सामने से ऐसा होगा। तो अगर इसी का फेस व्यू देखा जाए तो हर एक सेल कैसा दिखेगा, ये पॉलीगोनल शेप का। पॉलीगोन आप मैथ में अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पॉलीगोन क्या होता है। ठीक है, इसमें 3 से अधिक साइड हो उन सभी को हम लोग पॉलीगोन बोल सकते हैं। ठीक है, मैथानुसार। क्लियर, इसका फ्रंट व्यू और फेस व्यू पॉलीगोनल होता है, लेकिन साइड व्यू इसका फ्लैट होता है, चपटा। डन। चलिए अब इसका पहले फंक्शन समझते हैं। क्लियर, इसका पहले फंक्शन समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, और उस फंक्शन के हिसाब से अपने बॉडी में सेट कर लेंगे कि अच्छा ई वाला कमा तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार का रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसके फंक्शन को समझते हैं। ओ वेरी गुड आशीष, एक और नाम इसका बताया। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग पेवमेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, पेवमेंट का मतलब क्या होता है भाई? पेवमेंट का मतलब क्या होता है? टाइल्स के जैसा। ठीक है, तो घर में, स्कूल में या फिर कहीं भी टाइल्स लगा हुआ अगर देखे होंगे या फिर लगाते हुए देखे होंगे आप ना, तब एपिथेलियल टिश्यू समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, टाइल्स लगाते हुए देखे हैं किस प्रकार से टाइल्स लगाया जाता है? देखे होंगे कि वो जो टाइल्स लेता है ना, तो टाइल्स के नीचे में कुछ सीमेंट लगा देता है। ठीक है, टाइल्स के नीचे में सीमेंट लगा देता है और लगा करके ऐसे चिपका देता है और टक 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 ठोक करके उसको ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, या तो वो सीमेंट यहां लगा दे, या तो वो सीमेंट एजे पर ही लगा दे, या तो दोनों जगह लगा दे। यह 3 तरीका हो सकता है ना उसको सेट करने का। तो इसमें अगर पहले हम सीमेंट देंगे तो लटक के नीचे आ जाता है, इसमें ज्यादा सीमेंट देंगे तो भी नीचे गिर जाएगा। तो थोड़ा सा सीमेंट का लेयर इसमें और हल्का सा सीमेंट का लेयर इसमें, और उसको ऐसे ठोक करके चिपका दिए। यही तरीका होता है। क्लियर, क्या लगाने का? टाइल्स लगाने का। तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये कुछ इसी प्रकार से सेट होता है। ठीक है, यूं लगता है जैसे उसको सटा दिया गया है। ठीक है, नाम याद है अमनजीत? मिलते हैं क्लास के बाद। पढ़े? तो इस प्रकार से पेवमेंट का मतलब समझे या टाइल्स का मतलब समझे हम लोग कि कैसे ये सेट रहता है। इस एग्जांपल के है तो हम समझ सकते हैं कि ये दीवार कैसा भी हो, अगर ऊपर से एक टाइल्स लगा दिया तो दिखेगा कैसा, अपीयरेंस कैसा देगा? वो टाइल्स के जैसा ही अपीयरेंस देगा। तो अंदर से हमारा टिश्यू ऑर्गन चाहे जैसा भी रहे, एपिथेलियल टिश्यू जैसा होगा, अपीयरेंस वैसा ही देगा। समझे यहां तक बात? डन। चलिए इसका काम पे आते हैं हम लोग, क्या क्या काम करता है ये। तो पहला, ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा चूंकि अपर मोस्ट सरफेस पे है, तो उस प्रोटेक्शन के अलावा कोई और फंक्शन का बात करेंगे हम लोग। ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। तो जिन जिन जगहों पे डिफ्यूजन होगा, एक्सचेंज ऑफ होगा। ठीक है, हाँ अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो फिल्ट्रेशन भी तो उसी प्रकार से हो सकता है। कोई चीज डिफ्यूज होकर उधर चल जाए तो बाकी बचल करने रह जाएगा, तो ये तो फिल्ट्रेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो उन जगहों पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में सभी जगह पे मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। नाम सुने होंगे क्लास 7 में ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, 3 तरह का ब्लड वेसल होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो इसमें से जो कैपिलरीज होता है ना, वो कैपिलरीज बना हुआ होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का, क्योंकि उसका ऑर्टा नहीं बेवकूफ, हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज का।
ठीक है। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, तीन तरह का ब्लड वेसल्स पढ़े होंगे। ऑर्ट्रा इज द मेजर आर्टरी। तो आर्टरी और वेन को छोड़ करके एक अलग प्रकार का काफी फाइन सा ब्लड वेसल्स होता है जो हमारे बॉडी में उन्हीं जगहों पे होता है जहां कहीं भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। एंड दोज ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्लियर। एक्सचेंज ऑफ गैस हमारे एल्वियोली में होता है जो कि हमारे लंग्स का फंक्शनल यूनिट है, तो वहां भी यही रहेगा। भिलाई का नाम सुने होंगे। भिलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, तो वहां भी एब्जॉर्प्शन का काम किया जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किसी मटेरियल का, तो वहां भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। हमारे चिक्स में भी बस एक लाइनिंग बना करके रखने का वो काम कर रहा है, ओसोफेगस में। ये सब 2 4 5 गो एग्जाम्पल हो गए जहां पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। एक और चीज, एपिथेलियल टिश्यू कुछ सिंपल होते हैं और कुछ कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब सिंपल और कंपाउंड को पहले समझ लेते हैं हम लोग। अगर सिंगल लेयर का है तो इसको सिंपल बोल दिए, और अगर यही मल्टी लेयर्ड हो जाए, यानी कि इसके ऊपर और लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनते चला जाए ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से अगर मल्टी लेयर्ड हो जाए ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं अस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पे, जहां पे हमेशा टूटते फूटते रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है, वहां पे अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे स्किन में। ठीक है, हमारा स्किन में वियर और टियर यानी कि टूट फूट का काम हमेशा होता रहता है, तो हमारा स्किन बना हुआ होता है अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। समझे? हमारे स्किन में एक और प्रॉपर्टी होता है, एक और चीज पाया जाता है हमारे स्किन के ऊपर, तो स्किन का केस थोड़ा सा अलग। ठीक है, हमारे स्किन के ऊपर केराटिन नाम के प्रोटीन का भी डिपोजिशन होता है। ठीक है, हमारे स्किन के अपर मोस्ट सरफेस पे केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, तो स्किन को हम लोग बोलेंगे केराटिनाइज्ड। ठीक है, केराटिनाइज्ड अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इतना लंबा नाम हो गया किसका? हमारे स्किन का। समझ रहे हो बात? हमारे स्किन के ऊपर केराटिन का डिपोजिशन है, इसलिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किए? केराटिनाइज्ड। हमारा स्किन मल्टी लेयर्ड होता है, इसलिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किए? अस्ट्रेटिफाइड। हमारे स्किन में जो एपिथेलियल सेल हैं उनका शेप फ्लैट होता है, चपटा, इसलिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किए? स्क्वामस। ये आउटर मोस्ट सरफेस पे पाया जा रहा है, इसलिए एपिथेलियल। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए टिश्यू। तो केराटिनाइज्ड अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, हर एक वर्ड का एक पार्टिकुलर मतलब होता है। ठीक है, और ये मतलब अगर समझ में आ गया तब फिर एकदम से क्लियर, टॉपिक फिनिश। समझे बात? डन। तो केराटिनाइज्ड अस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग? स्किन के लिए, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी हमारे स्किन में पाया जाता है। समझे बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्यूबॉइडल में। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का सेल कैसा होगा? क्यूब के जैसा, क्यूबॉइड के जैसा। क्यूब और क्यूबॉइड में एकदम थोड़ा सा फर्क है, और आप मैथ्स में पढ़े करते हैं तो आपको और ज्यादा पता होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है ना? क्यूब उसको बोलते हैं जिसका हर एक फेस सेम हो और क्यूब के जैसा ही हो, यानी कि लेकिन कोई एक एंड उसका कुछ ज्यादा बड़ा सा हो, जैसे ये। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये क्यूबॉइडल शेप का कहलाएगा, जैसे ब्रिक, सही बोले, ईटा भी, ये और इधर का ये सब का लिंक क्या है? अलग अलग है ना। तो इस प्रकार के शेप को हम लोग क्यूबॉइडल शेप बोलते हैं, जैसे कि ब्रिक भी एक क्यूबॉइडल शेप है। और जो डायस होता है
लूडो खेलने वाला छक्का है ना, वो क्यूब है एक प्रकार से। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्यूब बॉडल एपिथेलियल टिश्यू का। तो शेप तो बुझाइए गया कि शेप कैसा होगा उसका, ऐसन, ठीक है। इसमें ही बात करेंगे हम लोग उसके साइड व्यू का और बात करेंगे उसके फ्रंट व्यू का, क्लियर। तो साइड व्यू से ऐसा दिखेगा और फ्रंट व्यू से फिर से वो पॉलीगोनल ही दिखेगा, क्लियर। हाँ, रेक्टेंगुलर भी तो एक प्रकार का पॉलीगोन ही है। इसमें बल्जिंग दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऐसे ही ये बड़ा सा सेल है, इसका न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, इसके बीच, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा, डन। और बाकी तो सेम टू सेम जो हम लोग बात किए थे। अब बात करते हैं इसका नेचर, किस किस नेचर का ये हो सकता है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग इसका लोकेशन सेट करते जाएंगे। ये हो सकता है जर्मिनेटिव नेचर का, ठीक है, क्लियर। ये हो सकता है सेक्रेटिव नेचर का, क्लियर। ये हो सकता है एब्जॉर्प्टिव नेचर का। तो चलिए, जर्मिनेटिव नेचर का है तो कहां पे जर्मिनेशन का काम होता है वो वाला एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है। जैसे गोनैड्स का नाम सुने हैं, गोनैड्स क्या होता है, गोनैड्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इन दोनों को हम लोग गोनैड्स बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस और ओवरी इन दोनों जगहों पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। तो गोनैड जर्मिनेटिव हो, हाँ गोनैड। और सेक्रेटिव मतलब क्या, ग्लैंड। तो जितना भी ग्लैंड का नाम आप लोग जानते हो, आप सुने हो चाहे नहीं सुने हो, बहुत का नाम आपको पता होगा, दो चार नाम और पढ़ेंगे हम लोग, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। तो जितने भी प्रकार के ग्लैंड हैं सभी इसी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ढेर मनी एग्जाम्पल आपके पास हो गया, ग्लैंडो तो 4-5 हो जाएगा, अब दो ही हो गया। एब्जॉर्प्टिव नेचर का भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि किडनी में, किडनी का लाइनिंग, हाँ किडनी से हमको याद आया, जितना भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, हर प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू का एक कॉमन सा एग्जाम्पल है और वो है किडनी, ठीक है। तो किडनी को अपना रामबाण बना करके रखना है कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो हाथ उठा के सर किडनी, ठीक है, समझे। तो कुछ अगर नहीं है तो किडनी सभी के एग्जाम्पल में सेट हो जाएगा। तो सर बता रहे हैं ट्रिक, तो सर कुछ वो करेंगे कि अच्छा बच्चा अब बताओ तुम किडनी को छोड़ के एग्जाम्पल बताओ कि क्या होगा, तो फंस जाओगे। तो सर से स्मार्टनेस नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्यूब बॉडल का कहानी। अब आते हैं हम लोग कॉलमनार में, ठीक है। कॉलमनार में, कॉलमनार का शेप पिलर लाइक, ठीक है, इसका शेप पिलर लाइक, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होगा। अब शेप अगर पिलर लाइक है तो न्यूक्लियस कहां पे होगा, ठीक है। तो देखिए, कुछ का न्यूक्लियस नीचे की ओर रहेगा और यहां पे देखा जाए ना तो ये वाला सेल ऐसे है, ऊपर में जाकर के फुला हुआ है, नीचे से ये सेल पचका हुआ है। तो नीचे से अगर सेल पचका हुआ है तो इसका न्यूक्लियस ऊपर हो जाएगा और जो सेल नीचे से फुला हुआ है उसका न्यूक्लियस नीचे रह जाएगा। हम लोग सिर्फ इसका बात करें, उसको दूसरा कलर से करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये ऊपर से फुला हुआ है और नीचे में क्या है, ऐसे पिचकल है, ठीक है। और दूसरा सेल का शुरुआत यहाँ से हुआ है ऐसे करके, समझे। इस प्रकार से ये सेल भी नीचे से पिचका हुआ है, ये सेल भी नीचे से पिचका हुआ है, यहाँ पे तो न्यूक्लियस होने का चांस नहीं, इसका न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, ऊपर में। तो न्यूक्लियस का पोजीशन देख के हम लोग देख लेंगे कि ये ऊपर से फुलल है कि नीचे से फुलल है। जो नीचे से फुलल है उसका न्यूक्लियस नीचे, जो ऊपर से फुलल है उसका न्यूक्लियस ऊपर, याद रहेगा। अब अगर ऊपर से फुला हुआ है ना तो इस बीच में एक गैप बना हुआ है, ये गैप यहाँ पे, वैसे ही एक गैप यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, अगर आप गौर करें तब, क्लियर। तो इस नीचे में जो ये गैप बना हुआ है, ये गैप भी एक
सेल की तरह काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, गॉबलेट सेल, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस व्हाट, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है ये, एंड इट प्रोड्यूसेस म्यूकस, ठीक है, ये यूनिसेलुलर सेल होता है विच प्रोड्यूसेस म्यूकस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, म्यूकस, ठीक है। तो चलिए इसी म्यूकस से हम लोग लोकेशन ढूंढना शुरू करेंगे, क्लियर, ऐसे फिंगर लाइक लंबा लंबा रहेगा, म्यूकस सेक्रेट होगा। पहले म्यूकस से के आधार पर हम लोग सर्च कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। तो म्यूकस पाया जाता है हमारे ट्रैकिया में, हमारे ओसोफेगस में, एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके वहाँ तक सभी जगह ये पाया जाएगा, ठीक है। ट्रैकिया में भी म्यूकस का सेक्रेशन होता रहता है, ठीक है। में नहीं बच्चे, वो सेक्रेशन एक्चुअली ट्रैकिया में होता है, जो अगर ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है ना म्यूकस का, तो हमारे नेसल कैविटी के थ्रू टपकने लगता है, वो दूसरा बात, लेकिन उसका सेक्रेशन होता है ट्रैकिया में, समझे। इंटेस्टाइन में, स्मॉल चाहे लार्ज जो भी इंटेस्टाइन हो वहां पे विलाई प्रेजेंट होता है, क्लियर, तो उन जगहों पे डन। चलिए इसके साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्टिव नेचर का भी होता है। ये एब्जॉर्प्शन का काम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहां पे पाया जाएगा। म्यूकस प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये ट्रैकिया में पाया जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, डन। साथ ही साथ ये सेंसरी नेचर का भी होता है, ठीक है, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स में भी, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोलते हैं बच्चे, सेंसरी नेचर का है। तो जितने हमारे सेंस ऑर्गन हैं, इन सेंस ऑर्गन्स में भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जा सकता है, जैसे हमारे ईयर में, ठीक है, डन। तो कुछ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू में न्यूरॉन का सप्लाई रहता है, ताकि देखिए अपरमोस्ट सरफेस है, यही तो हमारा सेंस ऑर्गन होता है ना। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन में हमारा स्किन भी है, तो स्किन से हम लोग सेंस कर लेते हैं डिफरेंट चीजों को। हमारा सेंस ऑर्गन में हमारा आई है, ईयर है, नोज है, हाँ लगाते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, उन सारे सेंस ऑर्गन में भी ये पाया जा सकता है, क्योंकि ये सेंसरी नेचर का होता है। हाँ हो गया बेटा, हो गया, समझे बच्चा लोग। चलो तुम हाई करो, हाई करो, हाई करो, फिर जाओ बाय कर दो, बाय करो, बाय कर दो कहू, बाय, हो गया, चलो अब जाओ तुम भैया पास जाओ, ले जाओ तो बेटी है, बेटी कुहू, तो समझे यहां तक। अब चलिए, अब इसी में एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। अब हमको चौथे टाइप का समझना है, और वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिलिएटेड बोलेंगे कब, अगर इसके फ्री एंड पे, फ्री सरफेस पे क्या बनने लगे, सीलिया प्रेजेंट हो। तो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कभी भी स्क्वामस नहीं होता। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या तो कॉलमनार होगा या तो क्यूबॉइडल होगा, शेप उसका यही रहेगा, शेप या तो क्यूबॉइडल होगा या तो कॉलमनार होगा। अब बस इसके फ्री एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया, ठीक है, दुगो हेयर लाइक प्रोजेक्शन लगा देते हैं खाली इसके ऊपर, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीलिया, ठीक है। अब ये सीलिया का काम क्या होता है, तो सीलिया का काम होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल को मूव करवाने का ये काम करता है। तो अगर हमारे बॉडी में ऐसा लगता हो कि कहीं कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो उन जगहों पे इस तरह का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि ओवम
ओवरी में बनता है और फैलोपियन ट्यूब में वो ट्रैवल करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, वेरी करेक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में अगर ओवम ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे क्या पाया जाएगा? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, डन। वैसे ही किडनी में भी, किडनी तो ही है, सभी में रहबे करेगा किडनी, तो किडनी के बाद तो करवे करेंगे। इसके अलावा हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी म्यूकस का लेयर ऊपर आता है ना, ट्रैकिया में म्यूकस हमारा ऊपर आता है। जब म्यूकस ज्यादा बनने लगता है, सर्दी या खांसी होता है, कोल्ड एंड कफ, तो हमारा म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक उस में जो सिलिया है उसको धक्का मार मार के ऐसे नीचे से ऊपर की ओर धक्का मारता है, और धक्का मारते 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 बाहर निकाल देता है उसको। ठीक है, और इस प्रकार से समझ रहे हो ना, सेक्रेशन होना शुरू। पेरिस्टालसिस अलग चीज होता है आशीष रंजन। ठीक है, पेरिस्टालसिस में खुद मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है, यहाँ पे मसल्स मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, यहाँ पे उसको बीट करके ऐसे लाया जाता है। ठीक है, सपोज की ये चीज है, इसको अगर मूव करवाना हो तो ऐसे 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 मूव किया जा सकता है ना, गेटिंग द पॉइंट। इस चीज को अगर मूव करवाना हो, यहाँ पे सिलिया लगा हुआ है, इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ढकेल के लेकर के आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो सिलिया वही काम करता है। समझे बात? जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम सुने होंगे शायद आप, जिसमें डक्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, जितना भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट लगा हुआ हो, अगर वो डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशन दे रहा है तो उस डक्ट में भी तो उसके सेक्रेशन का मूवमेंट हो रहा है। जैसे सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड है अंदर में, लेकिन सलाइवा का सेक्रेशन हमारे माउथ में होता है, तो उस ग्लैंड से हमारे माउथ तक एक ठो डक्ट है जो सलाइवा को लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो सलाइवा को लेकर के आ रहा है, तो वहां भी क्या होगा? मूवमेंट हो रहा है सलाइवा का। क्लियर? तो वहां पे भी सीलिया पाया जाएगा। डन। यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, इन सभी में जितने भी हमारे डक्ट वाले ग्लैंड हैं जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उन सभी के डक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। हाँ, स्पर्म का अगर बात करें बाबू, तो स्पर्म में फ्लैजिला होता है। सिलिया और फ्लैजिला का डिफरेंस पहले कभी बताए होंगे। न्यूमरस हेयर लाइक, न्यूमरस टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड cilia. Elongated hair like projection is called flagella. उदाहरण भी आपको दिए थे कि कोई लड़का अगर टकला हो जाए और 5-7 दिन में जो बाल उगता है छोटा छोटा पूरे सर पे, वो है सिलिया। और जिस दिन वो टकला हुआ था, एक तो एकदम लंबा सा चाणक्य जैसा टीक छोड़े हुए है। ठीक है, तो एक ही लंबा सा चुटिया उसका कहलाएगा फ्लैजिला। समझे बात? तो हमेशा एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि बाल मुड़वा के लंबा टिक छोड़वा लिया तो फ्लैजिला। अब पूरा एकदम सफाचट एकदम नन्हा नन्हा बाल उगना शुरू हुआ है 4-5 दिनों के बाद, तब वो हो गया हमारा सिलिया। ठीक है, तो चलिए इतना ही कुछ था आज के टॉपिक में हमारा।